इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पर है एनसीईआरटी क्लास 9 अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी भाग 5, जिसमें हम पढ़ेंगे अधिशेष कृषि उत्पादकों की बिक्री। जितने भी छोटे मोटे से बड़े बड़े किसान जो होते हैं उनके बिक्री, उनका क्या बिक्री है, कैसे बेचते हैं किसी भी चीज को उत्पादन करके। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के तीनों कारकों का प्रयोग करके अपनी भूमि में गेहूं पैदा किया है। तीनों कारक, जुताई, बुआई, कटाई, तीनों करके खेती किया और उसको काट लिया, उत्पादन हो गया, उत्पादन पूर्ण हो गया। किसान गेहूं का क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग मतलब जितना वो खा सके उसके लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। बाकी सब गेहूं बेच देता है सब। सविता और गोविंद, जितने भी सविता थी, सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, बहुत कम गेहूं होता है बेचने के लिए, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इससे इनमें से एक बड़ा भाग जितना भी वो उगाते हैं उनमें से एक बड़ा भाग परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेता है। अब परिवार खाने के लिए भी चाहिए ना, तो परिवार के खाने के लिए बहुत बड़ा हिस्सा वो रख लेते हैं। इसलिए मझोले और बड़े किसानों की बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं और मझोले और बड़े किसान ही गेहूं की पूर्ति बाजार में करते हैं। चित्र 1.1 में आप गेहूं से लदी बाजार जाती बैलगाड़ी देखा है ना, फर्स्ट पार्ट में जो फर्स्ट ही पेज में था जिस पर गेहूं लदा हुआ था। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे अच्छे आगे कस्बों में, कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। कुछ लोग दुकानों में बेचते हैं, कुछ लोग दुकानदारों को बेच देते हैं, जितना भी बाहर जाकर शहर में बेचते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 क्विंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है और जो बड़े किसान तेजपाल सिंह हैं उनको अपने खेती से सब चीज बचा कर 350 क्विंटल बेचने के लिए उनको हो जाता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वह रायगंज के बाजार में बेच देते हैं। रायगंज जो मंडी था उसमें बेच देते हैं और अच्छी कीमत कमाई करता है। तेजपाल सिंह इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में उसने इस पैसे का उपभोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में किया जिन्हें कर्ज की आवश्यकता थी। अब वही पैसा को उसने कर्ज पर दिया जिसको पैसे की जरूरत थी। उसने बचत का उपयोग अगले मौसम में की खेती के लिए कार्यशील पूंजी की व्यवस्था करने में भी किया और जितने भी बचत हुए उसका इस्तेमाल अगले खेती के लिए भी किया कि बचा कर रखेंगे तब ना अगले खेती में करेंगे, क्योंकि जमीन बहुत ज्यादा था तो उसको बेचना भी बहुत ज्यादा पड़ता होगा। इस वर्ष तेजपाल सिंह बचत के पैसे जितना भी बचत था तो बचत के पैसों से एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना बना रहा है। एक और ट्रैक्टर, दूसरे ट्रैक्टर से उसकी स्थिर पूंजी में वृद्धि हो गई। अब देखो, जब दूसरा ट्रैक्टर उसने खरीद लिया तो उसका जो पैसा था उसमें वृद्धि हो गई, क्योंकि वो भी ट्रैक्टर आया तो वो भी सामान ढोएगा, खेत जोतेगा दूसरे का, तो पैसा तो बढ़ा ना। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े और मझोले किसानों भी, जितने भी किसान हैं वह भी खेती के अधिशेष कृषि उत्पादकों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की आवश्यकता के लिए बचाकर रखा जाता है और जितने भी बेचते हैं उसमें से पैसे को बचा कर रखते हैं अगले बोने के लिए जो पैसा लगता है उसके लिए, अगले पूंजी की व्यवस्था के लिए उनको बचा कर रख लेते हैं। इस तरह वे अपनी खेतों के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी ही बचतों से कर लेते हैं और जितनी भी पूंजी लगती है वो सब अपने बचत के खातों में जो पैसा होता है उससे अपना सारा काम कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने अथवा दुकान खोलने में भी करते हैं और कुछ लोग
पशु खरीदेंगे, ट्रक खरीदेंगे, ट्रैक्टर खरीदेंगे और दुकान खरीदने के लिए भी करते हैं। जैसे कि हम देखेंगे, इन सबको गैर कृषि कार्यों के लिए पूंजी कहते हैं। अब यहाँ पर गैर कृषि, ये कृषि नहीं, ये गैर कृषि में आ जाएगा, पशु, ट्रक और दुकान। तो इसके लिए वो पूंजी का इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर देखो, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। अब गैर कृषि पालमपुर में क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम यहाँ से देखते हैं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है, मतलब खेती ही एक काम है जो प्रमुख उत्पादन का एक काम है वहां पे। अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे जो कृषि से अलग है। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं, और जो 25% लोग हैं वही कृषि के अलावा कुछ दूसरा काम करते हैं। एक, डेयरी अन्य प्रचलित क्रिया। अब देखो, डेयरी मतलब क्या, जहां पर दूध निकाला जाता है गाय का, तो डेयरी एक अन्य प्रचलित क्रिया है। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। वो दूध निकालते थे और बेच देते थे। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में उगने वाली जो जवार बजरा होता था, जवार और बजरा चरी खिलाते थे। उसकी जो काट छाट के पत्ती जो होता है उसको खिलाते हैं। दूध को निकट के बड़े गांव रायगंज का जो मंडी है वहीं पर डेयरी भी है, जहां पर दूध बेचा जा सकता है। तो रायगंज में बेचा जाता है। शाहपुर शहर के जो दो व्यापारी थे, व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एवं शीतलन केंद्र खोला हुआ है। अब देखो, रायगंज में उन्होंने दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र, उसको ठंडा करने के लिए बर्फ वगैरह चाहे आइसक्रीम वगैरह जमाने वाला, वो खोला था वहां पे, जहां से दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। अब देखो, दूध को अगर ठंडा करके आप नहीं भेजोगे तो दूध तो खराब होना ही है। तो इसलिए उसको ठंडा करने के लिए वहां पर बर्फ रखे जाते थे। पहले तो फ्रिज, रेफ्रिजरेटर और एसी तो था नहीं, पहले यही सब नॉर्मल था। तो उन्होंने उसको पैक किया और दूध को दूर दराज शहरों में भेजने के लिए बहुत सारी गाड़ियों का इस्तेमाल करके बेचने लगे। आइए चर्चा करें। हम 3 किसानों के उदाहरण लेते हैं। कितने किसान? 3। प्रत्येक ने अपने खेत में गेहूं बोया है। सब लोग खेत में गेहूं बोते हैं, यद्यपि उनका उत्पादन विभिन्न है, अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। देखिए स्तंभ 2, दूसरा किसान। प्रत्येक किसान के परिवार द्वारा गेहूं का उपयोग समान है। अब स्तंभ 3 में देखिए, सबका अलग अलग है, और 4 में भी देखिए सबका अलग अलग है। तो ये बताना है कि 1 साल में उत्पादन इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, तो उपभोग इतना भाई इतना, तो बेच रहा है इतना, ठीक है, 60 बेच रहा है। और 60 क्या कर रहा है? अगले वर्ष के लिए पूंजी, और उसमें से 60 को अपने अगले वर्ष के लिए पूंजी कर लेता है, ठीक है। तो 40 खपत है, तो इसमें कितना बचा? 80 बाई 80, क्योंकि 80 उसने उपयोग किया और 80 को अगले फसल के लिए बचत के रूप में पूंजी रख लिया। और 3 नंबर में कितना होगा? 140। अब उसके बाद से 100 यहाँ पर हो जाएगा, उत्पादन 100, और उसके बाद से यहाँ पर क्या करेगा? 100 रुपया बचाएगा। और फिर उत्पादन 80 है और वही 40, दूसरा किसान और तीसरा किसान। बचता कम है, जिस तरह किसानी का स्टैंडर्ड घटते जाता है उस तरह बचता भी कम है। तीनों किसानों के गेहूं के तीनों वर्षों के उत्पादन की तुलना कीजिए, मतलब तीनों साल का उत्पादन का तुलना कीजिए, तो सबसे ऊपर वाला वर्ग सही बेचता है। तीसरे वर्ष तीसरे किसान के साथ क्या हुआ? क्या वह उत्पादन जारी रख सकता है? उत्पादन जारी रखने के लिए उसे क्या करना होगा? लोन लेकर काम करना पड़ेगा, कर्जा लेना पड़ेगा। कर्जा नहीं लेगा तो बेटा मुएगा। पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण, मतलब छोटे तौर पे काम करने का एक एग्जाम्पल यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। जैसे पालमपुर में लघु
स्तरीय छोटा काम। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं, अलग अलग कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्री में, जितना भी शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत कम सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग किया जाता है और पालमपुर में बहुत कम विधियों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और उसे छोटे पैमाने पर ही किया जाता है और पालमपुर छोटा गांव है इसलिए छोटे तौर पर किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों और खेतों में किया जाता है और जो ये विनिर्माण कार्य है, जो ये खेतों में काम करने वाला है, कुछ लोग पारिवारिक श्रम और नहीं तो अधिकतर घरों में किसी को रख कर ही किया जाता है। श्रमिकों को कभी कभार ही किराए पर लिया जाता है और मजदूर जितने होते हैं खेतों में काम करने के लिए उनको कभी कभी ही लिया जाता है, क्योंकि जब वर्कलोड ज्यादा हो जाता है तब। हम पढ़ रहे हैं पालमपुर गांव की कहानी अध्याय 1 का भाग नंबर 5। अब देखो मिश्री लाल की कहानी और करीम की कहानी, ये दो कहानी यहाँ पर खूब बढ़िया है, पढ़ने लायक है। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाला एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेतों में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, पर अब लोग इसे मशीनों से करना पसंद करते हैं। मिश्री लाल दूसरे किसानों से भी गन्ना खरीदकर उसे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेच देता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल थोड़ा लाभ कमा लेता है। ठीक है, अब करीम की कहानी। वो तो मीठा बेच कर कमा लिया। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोल दिया। हाल के वर्षों में कई जितने विद्यार्थी हैं शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे थे। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर के कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं, शहर में कंप्यूटर क्लास के लिए जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी, मतलब कंप्यूटर चलाने का डिग्री था। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया कि आप मेरे लिए काम करो, हम आपको पैसा देंगे। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की ओर खुले मुंह मतलब बाजार के तरफ खोलकर एक कमरे में कक्षाएं चालू कर दी। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना आरंभ कर दिया। तो ये लोग जब प्रारंभ आना चालू कर दिया तो उनको देखकर आगे की भीड़ भी आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो, दोनों को चर्चा करो साथ में। मिश्री लाल को गुड़ बनाने की उत्पादन इकाई लगाने में कितनी पूंजी की जरूरत पड़ी और करीम की पूंजी और श्रम किस रूप से मिश्री लाल की पूंजी और श्रम से विभिन्न है। मिश्री लाल ने सामान खरीदा गन्ना का जूस निकालने के लिए, रस निकालने के लिए। करीम ने पढ़ाई के लिए उसका इस्तेमाल किया। दोनों में अंतर है। इस कार्य में श्रम कौन उपलब्ध कराता है? जिसमें मिश्री लाल है तो उसमें श्रम वही उपलब्ध कराएगा जो ढोने के लिए काम आता है। इसमें पहले किसी और ने कंप्यूटर केंद्र क्यों नहीं शुरू किया? संभावित कारणों की चर्चा करें। और वहां पर पहले किसी ने कंप्यूटर का काम क्यों नहीं चालू किया, इसके बारे में चर्चा करना था। लेकिन यार, सब किसी के पास दिमाग होता है तब ना करेगा, किसी तरह कर लेगा। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मिश्री लाल क्यों अपना लाभ नहीं बढ़ा पा रहा है? क्योंकि वो एक ही काम कर रहा है। क्या आप ऐसे कारणों के बारे में सोच सकते हैं जिनसे उसे हानि भी हो सकता है? हाँ, ऐसा कारण हो सकता है। अगर उसने खुद बनाना और ज्यादा बनाने लगेगा तो टेंशन नहीं रहेगा तो मीठा ज्यादा निकलेगा, ज्यादा बेच कर आएगा। मिश्री लाल अपना गुड़ गांव में न बेचकर शाहपुर के बाजारियों को क्यों बेचता है? क्योंकि गांव में उतना दाम नहीं मिलता है, इसलिए उसने शाहपुर में ही दे दिया। ले भाई, तुमको जो करना है करो इसका।
पालमपुर के दुकानदार, ये भी गैर कृषि कार्य हैं। पालमपुर में ज्यादा लोग व्यापार वस्तु विनिमय नहीं करते। पालमपुर के व्यापारियों और दुकानदार हैं जो शहरों के थोक बाजारों से कई प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और उन्हें गांव में लाकर बेचते हैं। बहुत सामान थोक से किनेंगे तो सस्ता मिलता है, क्विंटल से किने, थोक से किने, दर्जन से किने सस्ता मिलेगा। गांव में आकर महंगा करके बेचेंगे। आप देखेंगे कि गांव में छोटे जनरल स्टोर में चावल गेहूं, चाय, तेल, बिस्कुट, साबुन, टूथपेस्ट, बैटरी, मोमबत्तियां, कॉपियां, पेन, पेंसिल, यहाँ तक कि कुछ कपड़े भी बिकते हैं गांव के दुकान में। कुछ परिवारों ने जिनके घर बस स्टैंड के निकट है, बस स्टैंड के पास जिसका घर है, अपने घर के एक भाग में छोटी दुकान खोल ली है। कितना बड़ा? छोटी दुकान। वे खाने की चीजें बेचते हैं और पैसा कमाते हैं। अगला है परिवहन, तेजी से विकसित होने का क्षेत्र। मतलब परिवहन जिस देश में अच्छा है उसी देश का जीडीपी बढ़ेगा, उसी देश को अमीरी का वर्चस्व मिलेगा। पालमपुर और रायगंज के बीच सड़क पर कई प्रकार के वाहन चलते हैं। रिक्शा वाले, तांगे वाले, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर तथा परंपरागत बैलगाड़ी और दूसरी गाड़ियां चलने वाले वे लोग हैं। सब चीज चलता है और लोगों चलने वाले भी हैं जो परिवहन सेवाओं में शामिल हैं। वे लोगों और वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। जो भी गाड़ी वगैरह परिवहन वाला चीज होता है, ठीक है, जो भी एक दूसरे से एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करे वो परिवहन में काम आता है। उसके बदले उन्हें पैसा मिलता है। गत कई वर्ष में परिवहन से जुड़े लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है और कुछ सालों में जो परिवहन से कम लोग जाते थे, आज बहुतों की संख्या में परिवहन का इस्तेमाल किया जाता है। किशोर की कहानी, जैसा मैंने पिछले पार्ट में लास्ट में बताया कि एक लड़का जो 12 लाख का गाड़ी खरीद लिया। अरे यार, तुम 12 लाख के जगह पे तुम 6 लाख की गाड़ी खरीद लेते। जब किस्त पर ही लेना है तो एक बाइक ले लेते। 6 लाख की गाड़ी तो बहुत अच्छे मिल जा रही है। 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख की गाड़ी तो बहुत अच्छा से अच्छा मिल जा रहा है। किशोर की कहानी, अब किशोर की कहानी में देखो, किशोर एक खेतिहर मजदूर है, खेत में काम करने वाला। अन्य ऐसे ही श्रमिक की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है। कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्जा लिया था। यह एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत था जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जाते हैं। किशोर ने इन पैसों से एक भैंस खरीदी। अब वह भैंस का दूध बेचता है और अपना कारोबार चलाता है। अब उसने भैंसा गाड़ी भी बना ली थी। भैंसा गाड़ी, भैंस से चलने वाले गाड़ी को बोलते हैं भैंसा गाड़ी, जिसमें वह कई प्रकार के सामान ले जाता है। सप्ताह में एक दिन वह गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए, जो मिट्टी का बर्तन बनाता है, कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर जाता है। कभी कभी वह गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। शाहपुर के मंडी में, बाजार में हर एक महीने उसे परिवहन संबंधित कोई न कोई काम मिल जाता था, हर महीने। परिणाम स्वरूप किशोर पिछले वर्ष की तुलना में अब अधिक कमाने लगा है और किशोर जो था पिछले वर्ष जो नहीं कमाता था उससे ज्यादा कमाने लगा है। अब क्यों कमाने लगा है, इसके अगले भाग में देखते हैं हम। अगला भाग ज्यादा लंबा नहीं होगा क्योंकि उसमें केवल क्वेश्चन आंसर ही बताया जाएगा आपको, ठीक है। तो इंद्रजीत स्टडी पॉइंट बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगले भाग में, भाग नंबर 6 में। क्वेश्चन को समझा देते हैं, आप लोग जरूर देखना।